हेलो दोस्तों, जैसा कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं सीक्वेंसली मैनर में फ्रॉम 2016 से लेकर अभी तक का करेंगे। और इस सीरीज में हम 2017 के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और ये हमारा फोर्थ पार्ट है। बट हमारा जो पेपर है उसका जो डिस्कशन है वो इन डेप्थ इंटर डिस्कशन होता है। मीन्स कि आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट है तो उसको तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, बट जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है इनको भी इन डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर यदि कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और मोस्ट चांसली यही होता है, मोस्ट लाइकली कि इन्हीं 3 ऑप्शन से या वही सेम ऑप्शन जो करेक्ट था उसी से रिपीट किया जाए। इस वजह से हम उन्हीं ऑप्शंस को, और जो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसलिए उनका डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में रिकमेंड करें दूसरे को, ताकि मेरे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहे, चैनल ग्रो करेगा, व्यूज आएंगे तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कोड इज करेक्ट is showing number of vertices, edges and diameter for a given network। ये ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का मतलब मैप वो दिया हुआ है, नेटवर्क मैप दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का। इसमें 3 चीजें दी गई हैं और तीनों के बारे में पूछा गया है। वर्टिक्स मतलब सेट ऑफ पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं इसको वर्टिक्स कहा जाता है, नोड भी कहते हैं, बट ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में वर्टिक्स कहते हैं। तो कितने वर्टिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्टिक्स कितने? चारों में 10 है। ठीक है भाई, कोई सा भी एक आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, कितने लाइन इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लाइन ज्वाइन कर रहे हैं इसमें? आप देखेंगे एज भी लगभग लगभग जो लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स हैं इसमें। आप मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूँ, आप ये देखिए कितने वर्टिक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वर्टिक्स हमारे 10 हो गए। नेक्स्ट पूछता है एजेस कितने हैं, तो एजेस की मीनिंग क्या है? लाइन ज्वाइनिंग दिस वर्टिक्स और सेट ऑफ पॉइंट, तो कितने लाइन ज्वाइन करते हैं? यहाँ पर जो एजेस हैं वो कितने हैं? तो इसको हम कलर चेंज करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एजेस भी कितने हो गए? 10। नेक्स्ट है डायमीटर, least distance between two distant vertices calculated in term of ages। least distance travel करना पड़े दो वर्टिक्स के बीच में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। बट हम पहले इन दो जो हमारे पॉइंट्स निकल के आए हैं हमारी नॉलेज की बेस पे, उससे हम अपने आंसर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। 10 वर्टिक्स चारों ऑप्शन में है, बट एजिस 10 एक ही ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम डाईमीटर की बात करते हैं। डाईमीटर का मतलब ये कि लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिक्स कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ एजेस, लीस्ट डिस्टेंस किससे किसके बीच में ट्रेवल करे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 7 है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वो विटलसे का एग्रीकल्चर रीजन पे क्वेश्चन पूछा गया है। विटलसे
डेरविन विटलसे बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में एक जोग्राफर है, जिन्होंने बहुत सारे वर्क पर काम किया और इनके बेसिस पे देखने को मिलता है कि इन्होंने 13 एग्रीकल्चर मेजर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिए। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में हम समझते हैं। डेरविन विटलसे ने 1936 में, अमेरिकन जोग्राफर थे इन्होंने, तो एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ, रीजन्स ऑफ द अर्थ। 1936 में इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द अर्थ। और ये इन पेपर में इन्होंने कई सारे साइंटिफिक मेथड को यूज किया, कई सारे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस दिए रीजन्स के, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशंस दिए रीजन के, कितने रीजन में वर्ल्ड की एग्रीकल्चर एरिया को डिवाइड किया, 13 एग्रीकल्चर रीजन में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 13 एग्रीकल्चर रीजन में इन्होंने वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन दिए, वर्ल्ड के रीजन्स को डिवाइड किया है। इन्होंने मतलब ये भी है कि कई सारे क्राइटेरियाज को यूज किया और उन क्राइटेरियाज में करीब 5 मेजर क्राइटेरियाज को, 5 बेसिक क्राइटेरियाज को इंक्लूड किया जाता है और उस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं उसको भी बताता हूँ। फर्स्ट मेजर क्राइटेरिया है क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन। आप याद कर लेंगे जरूर, इस पे पूछा जाएगा इसमें से कौन नहीं और कौन है। तो क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन। सेकंड है मेथड एंड टेक्निक्स, मेथड एंड टेक्निक्स। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज, इंटेंसिटी ऑफ लैंड यूज। फोर्थ क्राइटेरिया है डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स। फोर्थ है ensemble of farm structures, ensembles of farm structure। इस 5 एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन देने के लिए डेरविन विटलसे ने 5 क्राइटेरिया को यूज किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन दिया था 1936 में। अब हम इनके जो ऑप्शंस हैं इस पे थोड़ा सा कोशिश करते हैं इनकी कंट्रीज को मैच द फॉलोइंग में। नोमैडिक हर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी हमारे लिए हो सकता है। वो एरिया जहाँ पर ट्राइबल पीपल्स यूजली रहते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग होगी और ट्राइबल पॉपुलेशन मोस्टली देखने को मिलेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशंस देखने को मिलेगा इन एरिया में। तो ठीक है, कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखते हैं। अर्जेंटीना, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, मंगोलिया। मंगोलिया में देखने को मिलेगा। मंगोलिया ट्राइबल बेस्ड एरिया में आता है एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है यहाँ पर। टकला मकान एक इम्पोर्टेंट और टकला मकान, यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सी का 4 ऑप्शन हमारा एक ऑप्शन मिलता है, हमारा आंसर हमें एक ऑप्शन से मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऐसे जब आप मतलब बहुत ही इन डेप्थ में ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे नॉलेज को गेन करके इंटरलिंक। अब मैंने टकला मकान को कहाँ से, डेजर्ट एरिया से लिंक कर दिया इसको। यहाँ पर ट्रेड कैसी सोसाइटी होगी ये हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। तो ऐसे ही आप याद करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। कभी भी जो आपका पर्टिकुलर मतलब टकला मकान आप देखेंगे तो ये खास तौर से चाइना में भी देखने को मिलता है, बट इसका जो
कुछ पार्ट जो हैं आप देखेंगे वो आपको मंगोलिया में भी देखने को मिलेगा टकला मकान का। तो मंगोलिया एंड चाइना दोनों है, ये थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट कर दूं, मंगोलिया एंड चाइना। ठीक है, इसको इसीलिए एक पर्टिकुलर रीजन में इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल एशिया में, ना कि एक कंट्री में। बट मंगोलिया की बात हो रही थी इसलिए मैंने आपको साथ में मतलब बताया है। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी? कमर्शियल डेयरी फार्मिंग कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। हम बात करते हैं ना कि वहाँ का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेयरी प्रोडक्ट से हम याद कर सकते हैं कि कमर्शियल डेयरी प्रोडक्ट होगा, इसीलिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी? अर्जेंटीना में, जो वेल्स वाला रीजन है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगा वेल्स ग्रासलैंड, वेल्स तो वहां पर है आपका, क्या नाम है आपका, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, ये सॉरी वेल्स नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आप ये कुछ कुछ चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की। एंड पर्टिकुलरली ये जो अर्जेंटीना में है उसका नाम है पंपास। वेल्स है साउथ अफ्रीका में। एक ऑप्शन और हमारा बचता है जो हमें मैच करना है, कमर्शियल प्लांटेशन से श्रीलंका। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हमें मिल गया ऑलरेडी 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन लोकलाइजेशन ऑफ हाईटेक फॉर्म ऑफ सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया? सिलिकॉन वैली में जो हाईटेक फॉर्म है उसके लोकेशन में, लोकलाइजेशन में, डोमिनेशन में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? आप देखेंगे कि जब अल्फ्रेड वेबर ने अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेबर ने, तो उन्होंने 3 चीजों पे बात की थी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया उन्होंने, लेबर कॉस्ट, और थर्ड फैक्टर बताया एंग्लोमरेशन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो एंग्लोमरेशन इकोनॉमी का है। क्यों हाईटेक जो फॉर्म्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है एंग्लोमरेशन? आप इसमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए, हाईटेक जो फॉर्म होते हैं। तो कोई स्पेयर पार्ट्स बना रहा है, कोई चिप्स बनाएगा, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स, कोई माइक बना रहा है फोन का, कोई कैमरा बना रहा है। तो जब ये एक जगह पे आसपास ही रहेंगे, एग्लोमरेट रहेंगे, तो असेंबल होकर इनका जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा। इसलिए ये एग्लोमरेटेड जो इकोनॉमी होती है सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, उसका मेजर फैक्टर है एग्लोमरेशन इकोनॉमी। आप सिलिकॉन वैली की जो इकोनॉमी देखेंगे वहां पर कौन सी कंपनियां आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी? एप्पल, मेटा, मेटा, किसको, ये कई सारी मेजर मेजर, वीजा, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, हाईटेक कंपनियां हैं। तो एग्लोमरेशन में जो हमारा आंसर है वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर डी है, एग्लोमरेशन इकोनॉमी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमर मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिमर मॉडल जो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में, कौन से ईयर में प्रपोज किया गया बाय रिमर? जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1977। 1977 में रिमर ने लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से रिलेटेड एक मॉडल प्रेजेंट किया, पर्टिकुलरली फॉर लेस डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। 1977 में जब इस मॉडल को मतलब प्रेजेंट किया रिमर ने, तो
उन्होंने इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एनालिसिस किया बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मीन्स लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बिटवीन में उन्होंने इसका एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने 4 फेजेस को एनालाइज किया, 4 फेजेस को बताया कैसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप्ड हो रहा है पर्टिकुलरली इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में। उन्होंने फर्स्ट फेज बताया कि फर्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा उसमें कोई लिंक नहीं होगा बिटवीन टू, और जो भी मतलब जो लिंक है वो उनके बीच में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। रोड्स के बीच में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैक्स होंगे एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रेन होगी, क्योंकि जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो बहुत कम है, बहुत लो है कंपेरेटिवली टू डेवलप्ड इकोनॉमी। तो फर्स्ट फेज में क्या है, इंटरलिंकिंग नहीं है रोड का, आपस में इंटरलिंकिंग का इशू है। कहीं कहीं पर रोड है, कहीं कहीं पर रोड नहीं है। तो ये कौन सी सोसाइटी को इंडिकेट कर रहा है, ये प्रिमिटिव सोसाइटी को इंडिकेट करता है कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे उस समय कुछ ही पाथ होते थे, कुछ ही रोड होते थे जिनका वो यूज करते थे और ज्यादातर कच्ची सड़कें होती थी, खेतों के रास्ते से वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सेकंड जो फेज उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जब अर्ली कॉलोनियल फेज स्टार्ट होगा तो उससे क्या होगा, कॉलोनियल फेज स्टार्ट होने का मेन मकसद ही है कॉलोनियल स्टेज में कि यहाँ के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करें और यहाँ से दूसरे जगह पे रिसोर्सेस को भेजें जिसमें ट्रेड करें। जब ट्रेड का आवागमन स्टार्ट होगा, ट्रेड पिक्चर में आएगा कॉलोनियल फेज में, तो ट्रेड की स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए रोड, रेल जरूर चाहिए। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो सेकंड फेज में जो कॉलोनियल फेज है इसमें थोड़ा थोड़ा लिमिटेड सेटलमेंट बनने लगेगा इन ट्रेड रूट्स के किनारे एंड न्यू न्यू रोड्स बनने लगेंगे, इंटरलिंकिंग स्टार्ट होगा। बट ये यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही नाम मात्र के रोड से अब यहाँ पर बिगिनिंग हो जाएगा एंड पर्टिकुलर कुछ स्पेशल रूट ही स्टार्ट होंगे, ना कि सारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये ट्रेड पर्पस के लिए बनाए गए रूट हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। थर्ड जो फेज है, अकर पोस्ट कॉलोनाइजेशन लेइंग देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसका जो इम्पैक्ट ट्रेड का देखेगा आसपास के लोग, और पोस्ट कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है तो पोस्ट कॉलोनाइजेशन में जो कंट्री के लोग अब उस एरिया में मतलब उस कंट्री में लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे ताकि लोगों का आवागमन इजी हो सके। जो कनेक्टिविटी की इशू है, जो ट्रेड का इशू है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो लिया जा सके और वो कंट्री जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, लेस डेवलप्ड कंट्री वो डेवलप्ड हो सके, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने कहाँ से देखा है, डेवलप्ड कंट्री के पिक्चर से। तो थर्ड फेज में डेवलपमेंट होने लगेगा रोड्स का एंड फोर्थ फेज आएगा जिसे न्यू कॉलोनियल स्टाइल भी कहा है, जिसमें इन्वॉल्व किया जाएगा डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एयर सिस्टम आ जाएगा, वाटर सिस्टम आ जाएगा एंड सारे और भी सिस्टम जिसमें आप देख सकते हैं कि मॉडर्नाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेट्रो इज बेस्ट एग्जांपल है। तो फोर्थ फेज जैसे में मेट्रो का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो 4 फेजेस की बात की रिमर ने अपने लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जब उन्होंने 1977 में मॉडल प्रेजेंट किया था पर्टिकुलरली फॉर लेस डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला दिया गया है और उस फॉर्मूला को पूछा गया है कि एक
फॉर्मूला किसने दिया है? ओपीआई इंडिकेट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। तो एग्रीकल्चर जब प्रोडक्टिविटी की थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम किसी भी चीज की प्रोडक्टिविटी को चेक करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्वांटिफाई करना पड़ेगा, क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस क्वांटिफिकेशन के लिए पर्टिकुलरली कुछ, जब हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर का, तो क्रॉप्स का पर्टिकुलर करेंगे कि कितना ज्यादा क्रॉप्स है कितना कम क्रॉप्स है, ना कि सॉइल फर्टिलिटी का, नॉट एस सॉइल फर्टिलिटी का। तो इस जो फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला को किसने यूज किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनालाइज करने में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका डायरेक्ट आंसर है इनआरडी। इनआरडी ने इसको यूज किया और उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को मतलब कैलकुलेट करके बताने की कोशिश की थी। टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, तो set of 18 indicator of development of various sector have been taken into account by NID। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कंट्रीज दी गई हैं और कुछ मिनरल रिजर्व बताए गए हैं कंट्रीज के, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। ये तो आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इंडिया से तो स्पेशली कई सारी जगह से पूछा जाता है, लेकिन इनमें तो रिपीटिशन देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे यूरेनियम और बॉक्साइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है, तो इसलिए यूरेनियम और बॉक्साइट के जो जो भी टॉप 5 कंट्रीज हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट है लीबिया, गिनिया, टोगो, नाइजर। आप देखेंगे सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, एक हिंदी है हमारे पास, और मोस्टली जितनी है वो सब वेस्ट अफ्रीकन भी है। लीबिया, लाइबेरिया जो है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? आयरन, एल आई, बहुत पास पास। लीबिया आयरन, एल से लीबिया, आई से आयरन, आप ऐसे याद करें। तो ए का 1, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट मिल जाएगा हमें एक से ही। सेकंड गिनिया, गिनिया बॉक्साइट, फोर्थ ऑप्शन। टोगो फॉस्फेट, नाइजर यूरेनियम, नाइजर यूरेनियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एक एक कॉन्सेप्ट था अल्फ्रेड वेगनर का, अल्फ्रेड वेबर का, जिन्होंने अपने लोकेशनल ट्राइंगल जब यूज किया इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी में, उन्होंने लोकेशनल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट को यूज किया कि कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री को लगाना सुटेबल होगा, जहाँ पर लीस्ट कॉस्ट आएगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो अल्फ्रेड वेबर ने इस ट्राइंगल को यूज किया फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, तीन चार फैक्टर्स हैं जिसमें इन्होंने बात की है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होना चाहिए, लेबर कॉस्ट कम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एग्लोमरेशन हो जाना चाहिए, एग्लोमरेशन। ठीक है, और इस अल्फ्रेड वेबर जी पे हमने ऑलरेडी एक कंसेप्चुअल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, 10-15 मिनट का ही है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम, तीन सिनेरियो दिया गया है। आप देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल 1 है एंड रॉ मटेरियल 2 है, एंड लोकेशन कहाँ पर बनाई जा रही है? पी में। मतलब जो रॉ मटेरियल 1 एंड 2 है, दोनों का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम है, मटेरियल इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है। इस वजह से एक सुटेबल लोकेशन लिया जा रहा है जहां से एम का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए, आर का भी ट्रांसपोर्टेशन, 1 का भी और 2 का, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट है एक लोकेशन जिसमें R2 एंड R1 दोनों बहुत हैवी
रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं एंड उसका बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है। यदि यहाँ पर 100 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो 70 किलो ही आ रहा है या 50 केजी आ रहा है। तो इसलिए बहुत ही जो R1 और R2 अपने नियरेस्ट ही इंडस्ट्री को लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। ठीक है। थर्ड केस में क्या है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका फिनिश फिनिश प्रोडक्ट है उसका वेट इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए मार्केट के जस्ट पास ही इंडस्ट्री लगाने की लोकेशन सुटेबल रहेगी। ठीक है। तो तीन केस हो गए, एक नॉर्मल न्यूट्रल कंडीशन, एक में फूड लूज इंडस्ट्री, एक में नॉर्मल इंडस्ट्री। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि बोथ R1 एंड R2 आर फिक्स एंड ग्रोथ दोनों देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दिए गए हैं और कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर आप यूजुअली देखेंगे अर्थ की एक्टिविटीज से रिलेटेड, अर्थ एक्टिविटी से, अर्थ डिपेंडेंट लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, प्रोसेस से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है। टर्सरी क्या है, सर्विसेज से रिलेटेड है। क्वार्टनरी क्या है, रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस कहाँ पर होगा, स्पिनिंग कॉटन ईयर में, यान जहाँ पर होते हैं। तो बी को हम 4 से मिलाते हैं तो हमारा ऑप्शन मिल जाता है और हम करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। बट हम इसको और करेक्ट मतलब चेक करने के लिए सर्विसेज की बात आ रही है, सर्विसेज हमने टर्सरी में बात की है, तो 3 को सी को 2 से, सी का 2 भी एक है और हमारा ऑलरेडी बी का 4 सेकेंडरी का स्पिनिंग कॉटन ईयर हमने आइडेंटिफाई किया है। तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। क्वार्टनरी में हमने बात की रिसर्च की, वो ऑप्शन ए है, यहाँ पर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। एक क्वेश्चन है डायरेक्ट बुक से रिलेटेड है, इसमें पूछा गया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वर्क डिड मैकेंडर इन 1990s 1919 में रीनेम किया अपनी थ्योरी को प्राइवेट एरिया एज ए हार्टलैंड थ्योरी। 1909 में जब उन्होंने थ्योरी दी अपनी तो उसको प्राइवेट एरिया बोला था, बट 1919 में उसी थ्योरी को मॉडिफाई करके उन्हें हार्टलैंड थ्योरी का नाम दिया था। तो इस थ्योरी को किस बुक में, मतलब किस वर्क में, किस बुक में मैकेंडर ने बताया था, तो इस बुक का नाम है द डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी। ये क्वेश्चन और इस बुक पे मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी 1919 में पब्लिश हुई, मैकेंडर ने पब्लिश की, मैकेंडर ने राइट किया, जिसमें हार्टलैंड थ्योरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वाज propounded बाय, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट किसने propound किया था, रेटजेल ने। रेटजेल ने कब propound किया, उन 1897 में, 1897 में ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ, जिस लेवेंसरम का कंसेप्ट कब दिया, मतलब किसने दिया, फ्रेडरिक रेटजेल ने। इसने एक बुक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी, ठीक है, वो जियोग्राफी, 2 वॉल्यूम में लिखी थी इन्होंने, 1 एंड 2। इनके डिसाइपल रहे ईसी सैंपल। ठीक है। इन इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, मैकेंडर का ऑलरेडी हमने बात किया, डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी, हार्टलैंड थ्योरी दी इन्होंने, ये पता है आपको। कार्ल हाउसहोफर, जियो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स टर्म को क्वाइन किसने किया था, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कई बार बात की है, बट इसलिए आपका नॉलेज भी चेक करना है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, किसने मतलब कॉइन किया था टर्म को जियोपॉलिटिक्स, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड पॉपुलराइज करने का जो श्रेय जाता है वो कार्ल हाउसहोफर को जाता है। आइजैक वुमेन रीजनल एंड पॉलिटिकल जोग्राफर रहे, मेनली ये पॉलिटिकल जोग्राफर कंसीडर किए जाते हैं, पॉलिटिकल जोग्राफर रहे हैं ये आइजैक वुमेन। और इन्होंने कई सारी बुक लिखी, जैसे फॉरेस्ट फिजियोग्राफी, शिफ्ट टू ह्यूमन एजेंसी, और अमेरिकन जोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर भी रहे हैं। और इनकी एक बुक है पाइनियर फ्रिंज, इन्होंने एक बुक लिखी है पाइनियर फ्रिंज, ये आप याद कर सकते हैं। पाइनियर फ्रिंज कब की थी, 1931 में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ पीस, द ज्योग्राफी ऑफ पीस इज ऑथर्ड बाय स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने जब रिमलैंड के कंसेप्ट दिया 1942 में, उस समय इन्होंने ये बुक लिखी और 1943 में 1943 में इनकी डेथ हो जाती है और ये बुक जाके 1944 में पब्लिश होती है। कार्ल हाउसहोफर की डिटेल के बारे में बात किया हमने, रेड जेल के बारे में ऑलरेडी बात किया है हमने। एंड एटी महान एयर पावर की थ्योरी इन्होंने दी थी, एयर पावर की थ्योरी इन्होंने दी थी। सी पावर, एटी महान सी पावर, ए पावर की दी है सेवरेस्की ने, एयर पावर की थ्योरी दी है सेवरेस्की ने। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज चिली बिलोंग टू अकॉर्डिंग टू फिजिकल शेप। डज चिली बिलोंग फ्रेगमेंटेड एंड इलांगेटेड, क्यों, क्योंकि चिली का जब आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा एक फ्रेगमेंटेड भी है, कुछ एकदम एकदम सदर्न टाइप टिप की तरफ जाएंगे फ्रेगमेंटेड मिलेगा, एंड एलोंगेट ऐसे है ये पूरा, यूं देखने के बाद फिर यूं ऐसे छोटा 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 यहाँ ऐसे, ये एरिया फ्रेगमेंटेड हो जाता है और ये पूरा जब देखेंगे तो इलांगेटेड, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज वर्क एपोटमाइज द रिलेशनशिप और पॉलिटिकल ज्योग्राफी विथ फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर किससे बात की जा रही है, जियो पॉलिटिक्स वर्ड से। जियो पॉलिटिक्स वर्ड को किसने, किसके वर्क ने पॉपुलराइज किया था, कार्ल हाउसहोफर ने। टर्म किसने दिया था, कैजलन ने। मैकेंडर की बात हमने ऑलरेडी की, रेडजेल की बात ऑलरेडी की, अडोल्फ हिटलर ने ही ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड लेवेंसरम जो रेडजेल का कॉन्सेप्ट था उसको अपनी पॉलिसी में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का कुछ कंट्रीज दिए, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई है, तो ये तो रटने जैसा है बट थोड़ा सा आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी कंट्री को गेस कर सकते हैं। कजाकिस्तान सेंट्रल इंडिया में है, सेंट्रल एशिया में, तो ये किससे रिलेटेड हो सकता है, रसिया इसका नियरेस्ट है, तो रसिया से मैच करते हैं, चलो एक ऑप्शन। नेक्स्ट, अल्जीरिया, चिली, लक्समबर्ग। अल्जीरिया कहाँ पर देखने को मिलता है, नदर्न अफ्रीका में, ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज है ये, आसपास देखने को मिलेंगे तो अरेबिक लैंग्वेज, ए। ठीक है, हम दो को मिलाते कजाकिस्तान, डी का टू ही मिलाते हमें आंसर मिल जाएगा, बी का 1,
ये हमारा करेक्ट आंसर है। लग्जमबर्ग फ्रेंच, चिली स्पेनिश। ठीक है, कुछ बुक्स दी गई हैं और उनके ऑथर्स दिए गए हैं, उनको मैच द फॉलोइंग में आइडेंटिफाई करना है। को एवोल्यूशन की बात हमने ऑलरेडी बताई है कि ये बुक डुरहम ने लिखी हुई है प्रीवियस वीडियो में। और जैसे ही डी को हम 1 से मिलाते हैं हमारा आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन यूनिवर्सलिस्ट बुक लिखी है किसने? डोनाल्ड ई ब्राउन ने। डोनाल्ड ई ब्राउन ने। एंड द सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अर्थ, एडवर्ड ओ विल्सन ने। एडवर्ड ओ विल्सन ने। नॉट बाय जीन एलॉन, पीटर जे रिचर्डसन ने। ठीक है। इन इंडिया हाउ मेनी आर ऑफिशियली लैंग्वेज रिकॉग्नाइज? कितनी? 22। 22 लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है 8th शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये फैक्चुअल चीजें तो आपको इसमें जहां पर डिटेलिंग में बताने की जरूरत है मैं आपको बताता ही हूँ। नेक्स्ट है कुछ मतलब रिलीजियस कम्युनिटी दी गई है और उनके पॉपुलेशन शेयर दिया गया है। तो रिलीजियस कम्युनिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो रिलीजियस कम्युनिटी सबसे कम है वो जैन है। ये आपको एक हिंट दे रहा हूं मैं। जैन, तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट पॉइंट क्या दिया गया है? 0.4। तो जैन को 0.4 से मिलाएंगे, डी का 2 मिलाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। बट हमें अदर भी ऑप्शंस को देखना है। 4 बुद्धिस्ट, जैन के बाद बुद्धिस्ट आते हैं। तो जैन से ज्यादा कौन है? बुद्धिस्ट। उनका क्या है? 0.7। बी का 4। एंड उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो है सिखों की। तो उसके बाद सिख एंड देन उसके बाद क्रिश्चियंस देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो JBSC, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, फिर इस्लाम, मुस्लिम, फिर हिंदू। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस से रिलेटेड। नॉर्डिक रेस कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? नॉर्थ इंडिया में, यूजली नॉर्थ इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ इंडिया की जो ये कहाँ से आए थे नॉर्डिक रेस? नॉर्डिक एरिया से, यूजली नॉर्वे स्वीडन वाले एरिया से, यूरोप के एरिया से। और नॉर्डिक रेस क्या है? एक टॉल स्ट्रेचर होता है इनका। टॉल स्ट्रेचर होता है इनका। नॉर्डिक रेस के जो पीपल होते हैं उनका लॉन्ग हेड होगा। ठीक है, एंड लाइट स्किन होगी, मतलब थोड़ा ब्राइट कलर होगा। एंड हेयर एंड ब्लू आईज होंगी। तो अब इस बेसिस पे लॉन्ग स्ट्रेचर की बात की गई है। तो हमारा पहले देख रहे टॉल स्ट्रेचर मतलब लॉन्ग स्ट्रेचर एंड लॉन्ग फेस। लॉन्ग हेड है तो फेस भी उस हिसाब से बनेगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सिलेक्शन इंडिकेटर फॉर कंडक्टिंग एनी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस? एनी स्टडी हम डेवलपमेंट प्रोसेस पे करना चाहते हैं तो कौन सा इंडिकेटर सिलेक्शन इंडिकेटर नहीं होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा जो राइट आंसर है इंडिकेटर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैन बी क्लब्ड टुगेदर। जब हम कर देंगे तो वो एक तरह से डेवलपमेंट का इंडिकेटर, डेवलपमेंट प्रोसेस का इंडिकेटर नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। कुछ सिटी दी गई हैं और उनके पीरियड दिए गए हैं कि कब कॉलोनियल है, मिडाइवल है, एंशिएंट है। आपको कुछ हिंट दे दूंगा मैं साथ साथ में। कांचीपुरम, जिसने हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की बात की होगी, संगम लिटरेचर की बात की होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कांचीपुरम का नाम आता है। तो कांचीपुरम को एंशिएंट हिस्ट्री से मैच करेंगे तो हमारा आंसर हमें तो मिल जाएगा, बट और चीजों को भी हम चेक करेंगे। जैसलमेर, जैसलमेर को जब आप देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कोडाई कनाल क्या है, कॉलोनियल एरा की है। एंड भिलाही पोस्ट इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडस्ट्री जब बनाई गई सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे प्रॉपरली, एंड 2017 का जो पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब channel and share with your friend. Thank you for listening and watching.